नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर एक बार पुनः आपका आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग लाइव आ जाइए। जो भी मित्र अभी लाइव नहीं है, सभी लोग लाइव आ जाइए। जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए, एक बार लिंक को फास्ट शेयर करिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं और तुरंत का शुरू किया जाए। अगले टॉपिक पर चर्चा की जाए। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, अब उसके आगे आज हम लोग अगले एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक, सभी लोग जल्दी लाइव आ जाइए। सभी लोग जल्दी लाइव आ जाइए। इसके बाद इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी लोग लाइव आ जाइए। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। यानी कोई भी एक विद्यार्थी, एक शिष्य, एक भाई बहन यदि इस क्लास को मिस कर देते हैं तो बहुत ही हानिकारक होगा। आइए देखते हैं। सभी लोग देख रहे हैं, लाइव आ गए हैं कुछ लोग। चलिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? आइए देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। आइए देखा जाए कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आइए इन तीनों के बारे में चर्चा की जाए एक एक करके सीरियल वाइज। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं किसे कहते हैं। जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, ये जिह्वा, कंठ, ये कंठ, तालु यानी ऊपर का तालु, और मूर्धा तथा मूर्धा मतलब ये जो दांत के सामने वाला दांत है ऊपर वाला, और उसके ऊपर जो मांस है जिसमें से निकला हुआ है वो वहाँ पर जीभ टच करे। मूर्धा तथा दंत इत्यादि स्थानों को, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि स्थानों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों को दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है। इस स्पर्श व्यंजन का एक अन्य नाम भी है। वो नाम क्या है, आइए देखते हैं। वो नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या है, आप लोग कमेंट करते रहिए जैसे मैं बोलूं किसका अन्य नाम क्या है। अगर आपको पता है तो आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक। तो इसका क्या नाम है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन किसका नाम है, ये स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, ठीक। अब यहाँ से हम थोड़ा सा पुनः फिर बैक मूल पर चलते हैं कि व्यंजन के बारे में। वहाँ से थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पर हमने बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में
व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कहाँ से कहाँ तक है? आप कमेंट करके बताइए। कहाँ से कहाँ तक को हम व्यंजन मानते हैं? सभी लोग कमेंट करिए। कहाँ से कहाँ तक को व्यंजन माना जाता है? तो का से हा तक आपका व्यंजन है। जो आपके मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 है। वो कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी तो 33 हो जाएगी। आपका का से हा तक, का से हा तक करेंगे 33 हो जाएगी। क्योंकि देखो का वर्ग 5, एक वर्ग में 5 वर्ण है। का वर्ग में 5, फिर चा वर्ग में 5 10 हो गया, टा वर्ग में 5 15 हो गया, ता वर्ग में 5 20 हो गया, और पा वर्ग में 5 25 हो गया, और 4 आपका यारा लावा, और 4 आपके श हा। तो 25 और 8 33 हो गया। तो यही इतने आपके का से हा तक आपका 33 व्यंजन है। ठीक, वहाँ पर आपको बताया गया था स्वरों की संख्या। स्वर पढ़ाते समय यहाँ व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजनों की संख्या 33 है। कहाँ से कहाँ तक? आपका का से हा तक। यहाँ तक ठीक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कहाँ से कहाँ तक? का से हा तक। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्श व्यंजन के कितने भेद हैं? हम लोगों ने पढ़ा 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन जिसका अन्य नाम क्या है? अभी अभी लिखा गया, बताया गया, वर्गीय व्यंजन। ठीक, अन्य नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसका भी कोई अन्य नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए करके कि इसका दूसरा नाम क्या है। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। सभी लोग करिए, सभी लोग करिए। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, रिक्वेस्ट है हमारा, बाकी आपकी मर्जी है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों को स्पर्श करती है। क्या? जिह्वा, यानी जीभ आपकी इन सब स्थानों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कब इसकी संख्या 27 हो जाती है? क्या आप लोग बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
कब इसकी संख्या 27 हो जाती है? करिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है 25, आप उसमें कोई ऑप्शन 25 नहीं है और 27 है, तो आप क्या मारोगे? 27 मारोगे। अब आप सोच रहे हो क्यों मारेंगे, कैसे ये पूछ रहा है? तो ये आपका द्विगुण व्यंजन को लेकर पूछ रहा है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में ही द्विगुण व्यंजन आता है। अभी आगे जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन में ही द्विगुण व्यंजन आता है। ठीक, तो आइए, इसकी संख्या मूलतः कितनी है? मूलतः 25 है। जब भी पूछेगा आपको यही बताना है कि इसकी संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ये दिक्कत नहीं तो। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। यहीं पर आप इसको यहाँ पर जो द्विगुण व्यंजन है इंगित कर देते हैं, अंकित कर लेते हैं। क्या? उसके नीचे आपका नुक्ता लग जाता है बस, ड़ और ढ़। उसको ऐसे लिखा रहने दो, अभी समझाते समय बताएंगे। ठीक, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके 5 वर्ग हैं। ये क्या हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ से। ठीक, पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। इसका उच्चारण कंठ से, इसका तालु से, इसका मूर्धा से, इसका दंत से, इसका ओष्ठ से। लेकिन अभी उच्चारण स्थान बताते समय जब उस उच्चारण स्थान ही बताया जाएगा सभी वर्णों का, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है। इसमें 2 चीज़ें जुड़ती हैं। ये आपका कैसा वर्ण है, इसको हम और क्या कहते हैं? तो इसे हम पंचमाक्षर क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। इसी पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण 2 स्थानों से होता है। एक तो अपने अपने उच्चारण स्थान से, प्लस सब में नासिका
जुड़ जाता है, इसीलिए इसको नासिक भी कहते हैं। इसी के स्थान पर पंडित श्याम सुंदर दास जी ने बताया था कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो, उन्होंने बताया था। ठीक, आइए आगे चर्चा करते हैं। कंठ ये लिखा गया है, कंठ का मतलब जिसका उच्चारण कंठ से हो, तालु का मतलब जिसका उच्चारण तालु से हो, और मूर्धा का मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से। मूर्धा कहाँ है ढूंढो, कहाँ है मूर्धा, जानते हो कहाँ है मूर्धा? हाँ, हवा नहीं लग रही है, हैं? फैन चला लो, हवा लगेगी। क्वेश्चन में हवा नहीं लग रही। हाँ, चलिए, तो मूर्धा आपका यही ऊपर वाले दांत के ऊपरी वाला भाग, वही आपका मूर्धा है, यही आपका मूर्धा है। ठीक, दंत, दंत तो आप जान ही रहे हो, जीभ उच्चारण करते समय, किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जीभ आपकी दोनों दांत के पास आके टच कर जाए, वही दंत है। ओष्ठ, जिसके उच्चारण में ओष्ठ आपका टच कर जाए, सट जाए एकदम, प फ ब भ म, हैं? बोल के देखो, बिना ओठ को मिलाए किसी एक वर्ड का उच्चारण कर दो तो जाने, पा बोलो बिना आए मुँह बाइक बोला, देखा भाई, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हैं? पा को हाँ कर दोगे अगर मुंह खोल के बोले तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उच्चारण स्थान बटा है भैया, बिना उसकी सहायता के नहीं हो सकता है। कंठ में गड़बड़ी है तो कंठ वर्ण नहीं बोल सकते हो स्पष्ट, तालु में गड़बड़ी है तो तालु वर्ण नहीं बोल सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बेहतर समझ में आया है। इसी में एक पॉइंट है, हमने यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसको हम कहते क्या हैं, उसका नाम क्या है? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, या उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। आइए देखते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट करिए, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? कमेंट करिए। सभी लोग करिए। बहुत रुक रुक के कमेंट करते हो आप लोग, एक लोग का कमेंट देखते हो फिर दूसरे लोग करते हो, गलत बात है। सभी लोग कमेंट करिए, एक साथ किया करिए। चलिए, तो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जैसे मैंने बता दिया था कि यही है, तो हाँ यही है भैया, ठीक है यही है, सब लोग यही कमेंट कर रहे हो। क्यों है, ये भी तो प्रश्न है कि क्यों है, किसे कहते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन? क्या आप जानते हो? तो जिसके उच्चारण में जिह्वा बहुत ही तेज गति से ऊपर की तरफ, मूर्धा की तरफ जाती है और तुरंत वापस आ जाती है, उसे हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसे हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जिह्वा बहुत ही तेज गति से ऊपर जाए, मूर्धा को टच करे और तुरंत वापस आ जाए, झटका मारकर वापस चली आए, उसे हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने कहा डा डा, तो मैं डा बोल रहा हूँ, तो डा आपका स्पर्श व्यंजन है, डा आपका स्पर्श व्यंजन है। लेकिन मैंने कहा ड़ा ड़ा ड़ा, अब मैं
अड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अड़ा नहीं बोल रहा हूँ टावर का, अब मैं बोल रहा हूँ ड़ा ड़ा। ड़ा बोलते समय जो है जिह्वा देखो कितनी तेज ऊपर जाती है और तुरंत वापस आती है, जितनी स्पीड में जाती है उतनी स्पीड में चली जाती है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं मूर्धा। जैसे आप ढ़ा बोलते हो, ढ़ा ढ़ा बोले तो ढ़ा बोलते समय देखो कितना तेज जा रही है और तुरंत वापस आ रही है। जैसे आप शब्द लिख के देख लो कि जैसे आप लिखे डमरू, ठीक, तो अड़ामरू तो नहीं लिखे ना, डमरू लिखा गया, कीड़ामरू लिख दिए हैं, ये तो आपका डमरू लिखा गया है। जब यहाँ पे मैं नुक्ता लगा देता तो डमरू न रह जाता, तब क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, डमरू हो जाता। डमरू, डमरू नहीं डमरू हैं, तब उच्चारण बदल जाएगा। ठीक, जैसे आप लिख रहे हो, जैसे मैंने कहा बढ़ई, बढ़ई में क्या नुक्ता लगा है या नहीं लगा है, कमेंट करके बताइए। बढ़ई में नुक्ता लगा है नहीं लगा है? अरे भाई अगर नहीं लगेगा तो बढ़ई हो जाएगा, बढ़ई नहीं होगा। अगर नहीं लगेगा तो बढ़ई हो जाएगा, लगा है इसलिए बढ़ई, ढ़ई, ढ़ा, ढ़ा का उच्चारण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो ये आपका यही है, आपका प्रयोग में आता है। डा का प्रयोग अलग करते हैं और अड़ा का प्रयोग अलग करते हैं, उसके उच्चारण में ही परिवर्तन हो जाता है, उसके उच्चारण में बदलाव आ जाता है। ठीक, अपने आप स्पष्ट रहता है कि कहाँ हम ड़ा करेंगे, कहाँ आप डा करेंगे। तो जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को झटका मारकर वापस आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ड़ा और ढ़ा। देखो ये आपका जो नुक्ता लगा है नीचे, ये नुक्ता अपनी भाषा का नहीं है, ये सभी फारसी से आया हुआ है। ठीक, नुक्ता शब्द जो है, चिन्ह जो है वो फारसी से आया हुआ है, इसलिए ये आपके विकसित ध्वनियाँ हैं। ये सभी क्या हैं, विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक, तो ये आपके पूरे स्पर्श व्यंजन की व्याख्या है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। ठीक, एक बार हम लोग पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा अगले दिन करते हैं। ठीक, चलिए सभी लोग कमेंट करिए जी, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। देखो इसको अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो ज़्यादा लंबी क्लास खिंच जाएगी, तो आप समझ नहीं पाओगे। व्यंजन हमने बताया, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन को लेकर इसकी संख्या कितनी है, तब यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, अब पूछे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो का से हा तक है। ये सभी आप लोग एक बार पढ़ चुके हो। आइए थोड़ा सा इधर भी देखते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ओस व्यंजन। ठीक, अब पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। ठीक, आइए अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं,
तो जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, सामने ऊपर, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। कहाँ से कहाँ तक? तो का से माँ तक। कहाँ से कहाँ तक? का से माँ तक। अब इसमें कितने वर्ग हैं? स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। पा वर्ग ओष्ठ। ठीक, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ है। अब हमने बताया कि इसी के अंतर्गत आता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान को तेज गति से छूकर वापस आ जाए उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या द्विगुण व्यंजन से स्पष्ट है कि 2 है। कौन कौन से हैं? ड़ा और ढ़ा। ठीक, ड़ा और ढ़ा। अब इसमें नीचे नुक्ता लगा है, मैंने बताया नुक्ता किस भाषा का है, तो नुक्ता फारसी भाषा से आया हुआ है। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पूछ लेगा कि इनमें से द्विगुण व्यंजन है, इनमें से द्विगुण व्यंजन है। 4 ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा, मान लीजिए दा दे दिया, डा दे दिया और ढा दे दिया, और आपका एक ये दे दिया, ड़ा दे दिया। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए जहाँ नुक्ता लगा है वही द्विगुण है, बस इसी दोनों में से। नहीं तो का में अगर नुक्ता लगा के दे दे ऑप्शन, और मान लीजिए दा में नुक्ता लगा दे या गा में नुक्ता लगा दे, माँ में नुक्ता लगा दे और गा में नुक्ता लगा दे, तो ऐसा ऑप्शन दे दे, सब थोड़ी ना द्विगुण व्यंजन है। नहीं, ये सभी अलग है। ये अभी आपको बताएंगे कि ये सभी आगत व्यंजन हैं। आगत व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन नहीं है। ठीक, ये डायरेक्ट ऐसे फारसी से उतार लिए गए हैं। तो ठीक, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक कितने क्वेश्चन बनते कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। द्विगुण व्यंजन को लेकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 35 है। और द्विगुण व्यंजन को लेकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? स्पर्श व्यंजन पूछा जा रहा है। 25 तो था, 2 और जोड़ दिए तो 27 हो गया। ठीक, अब अगर पूछ लेगा कि इनमें से दंत वर्ण हैं, इनमें से दंत वर्ण हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा। एक मान लीजिए ठा दे दिया, दूसरा छा दे दिया, तीसरा फा दे दिया और चौथा था दे दिया। तो दंत वर्ण क्या होगा? था हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।